वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि कल आपने पढ़ा स्वर संधि के भेदों के बारे में, तो स्वर संधि के आपको 5 भेद कल तक करा दिए गए थे। अब अगली जो संधि है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि व्यंजन संधि सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाते तदा हल संधि भवति। अर्थात जब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आता है तो हल संधि होती है। जैसे जगत धन ईशः। अब देखिए, जगत के अंत में जो तय है वो व्यंजन वर्ण है। तय व्यंजन वर्ण है और ईश है के पूर्व में ये स्वर वर्ण है। अब उस व्यंजन अथवा स्वर के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? हल संधि। अब देखिए, ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो इन दोनों केवल जो यहाँ परिवर्तन करना है, केवल व्यंजन वर्ण के स्थान पर ही आपको परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन जो होगा तय के स्थान पर दे होगा जसत्व संधि के अनुसार। जो पद संधियुक्त पद बनेगा जगदीशः। अतः ये जो मेल है स्वर व्यंजन का, इसे हम कहते हैं हल संधि। अर्थात व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके जो सिलेबस में सबसे पहला जो व्यंजन संधि का जो भेद है वो है जसत्व संधि। वो है जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते। अतः ये सूत्र ये कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, वे, रे, ले अथवा कोई भी स्वर वर्ण आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है।
परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात शॉर्ट रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, कचट तपका, कचट तपका गजड़ दब कर दिया जाता है। कचट तपका गजड़ दब कर दिया जाता है। अर्थात देखते हैं, के को परिवर्तित करना है गे में, और चे को परिवर्तित करना है जे में, टे को परिवर्तित करना है रे में, टे को परिवर्तित करना है दे में, और पे को परिवर्तित करना है वे में। अर्थात संधियुक्त पद जो होगा, जैसे जगदीश मैंने आपको बताया था, और जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं, शट धन आननह। अब देखिए, ये जो संधि विच्छेद है, अब ये जो टे अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, अब टे वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? टे ठे डे। तो इस आपको केवल इस टे को किस में परिवर्तित करना है? डे में परिवर्तित करना है। अब इस डे में परिवर्तित कर दिया तो संधि युक्त जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? सड़ाननेह। क्योंकि इस ऐसे ये दे का जो हलंत आता, जो टांग टूटी हो, ये पूरी हो जाएगी, आ की मात्रा को इसमें सम्मिलित किया कर दिया जाएगा, तो संधि बनेगी सड़ा ननेह। ऐसे ही जैसे अगला जो उदाहरण है वो है दिग्गज हो। ऐसे पदों का, अर्थात जसत्व संधि युक्त पदों का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो तृतीय वर्ण है, संधि विच्छेद करते समय उस तृतीय वर्ण को उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आप देखिए, ये जो गे है आना है, अर्थात जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस गे को अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए, के, खे, गे, घे, णे। अब देखो, के गे जो है के वर्ग का तृतीय वर्ण है, के वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो संधि विच्छेद करते समय इस को प्रथम वर्ण में परिवर्तित कर दिया करेंगे। तो इस गे का जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा है? के। तो संधि विच्छेद करेंगे देख, और बाद में जैसा जो लिखा हुआ उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। संधि विच्छेद होगा दिक धन गज हो। क्या होगा संधि विच्छेद? दिक धन गज है। और देखते हैं, बागीश्वर है, बागीश्वर है। अब देखिए, ये जो गे है के वर्ग का तृतीय वर्ण है, के वर्ग का तृतीय वर्ण, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस गे को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित, वो प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है गे में? दीर्घ ई। बाद में जो ऐसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे, संधि विच्छेद हो गया सा बाक धन ईश्वर है। ऐसे ही अगला देखिए उदाहरण, बागी से है, के वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो संधि विच्छेद करते समय इसको अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। क्या होगा? अपने वर्ग का प्रथम के, इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ए। बाद में क्या हुआ? से। संधि विच्छेद क्या हुआ? बाक धन ई से है। और देखते हैं, अजवर्ण हो, अजवर्ण है। अब देखिए, आपको जो संधि विच्छेद करना है, ये जय देखना है कौन से वर्ग का तृतीय वर्ण है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जय चे वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस जय को अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे अच। बाद में जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अच धन वर्ण है, तो संधि विच्छेद क्या होगा?
अच धन वर्ण है। अब देखिए ये है व्यंजन संधि के बारे में, जैसा कि हमने और आपने पढ़ा। व्यंजन संधि की जो परिभाषा बताई थी आपके लिए, यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति तदा हल संधि ही भवति। अर्थात जब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आता है तो हल संधि होती है। जैसे जगत धन ईस है, अब जगत के अंत में जो तय है वो व्यंजन वर्ण है और ईसे के पूर्व में ई, तो तय व्यंजन वर्ण है और ए स्वर वर्ण है, तो तय के स्थान पर जो परिवर्तन किया जाएगा वो दय होगा, जो संयुक्त पद बनेगा वो बनेगा जगदीश है। अब जैसे व्यंजन संधि का जो आपके सिलेबस में सबसे पहला जो भेद है वो है जसत्व संधि, और जसत्व संधि का जो सूत्र है वो है झलाम जसवंती। अर्थात ये सूत्र तो कहता है कि झलवर्ण के बाद, सूत्र तो ये कहता है झलवर्ण के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ वर्ण या स्वर वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस आदेश कर दिया जाता है। तो आपको सीधा सा ये रखना है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, ये 5 वर्ग होते हैं, आपको बताए थे कचर तक, ये 5 वर्ग होते हैं व्यंजन वर्णों में, का च ट ता प। तो प्रत्येक वर्ग का बाद में प्लस के बाद में तो होना चाहिए किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, चाहे के वर्ग का हो, चाहे के हो, च हो, टे हो, ते हो या पे हो। इनके वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं ये, वे, रे, ले, और कोई इनके अलावा कोई भी स्वर वर्ण आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे सट धन आनन है। अब देखिए टे जो है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, जब हम इसकी जब हम संधि करेंगे तो टे को अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित किया जाएगा। टे का क्या करेंगे, डे करेंगे। आपको तो जसत्व संधि के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कचर तब का गजर दब कर दिया जाता है। अब जैसे टे को हमने डे में परिवर्तित कर दिया तो संधि हुई षडाननः। ऐसे अगला है दिग्गजः। अब ये जो गे है इसको अपने वर्ग के संधि विच्छेद करते समय प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे, बाद में वर्ग का तीसरा चौथा ये वे रेले या कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, तो संधि विच्छेद होगा दिक धन गज है। ऐसे ही बाग ईश्वर है, बाक धन ईश्वर है। ऐसे ही बाग ईश है, बाग धन ईश है। अजवर्ण अच धन वर्ण। अच्छा, तो ये जसत्व संधि आपको बड़ी प्रकार से समझ में आया होगी। अच्छा, तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। चलिए और जसत्व संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे दिगंबर है, आजादी, अवदह, दिग्गज। अब देखिए इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको जो देखना है गे। अब गे कौन से वर्ग का तृतीय वर्ण है, के वर्ग का तृतीय वर्ण है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दिगंबर का, तो संधि जो विच्छेद है इस तृतीय वर्ण को उसी वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दिक। अब देखिए गे के वर्ग का तृतीय वर्ण है। अब इस गे में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ए। बाद का जो है जो जैसा है या वैसा ही लिख देंगे, तो संधि विच्छेद होगा दिक धनो अंबर। अब जैसे अगला देखते हैं आजादी। अब इसमें जे चे वर्ग का तृतीय वर्ण है। जब हम इस आजादी पद का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय जे को अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित करेंगे, तो संधि विच्छेद अच धन आदि। अब है
अवदेहे, अवदेहे। अब देखिए वे जो है पे वर्ग का तृतीय वर्ण है, पे वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस वे को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, पे में। बाद में क्या शेष रहेगा, दे। तो हो गया साहब संधि विच्छेद अपुधन दे। और दिग्गज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था, दोबारा पुनः लिख दिया है। दिक, इसका जो संधि विच्छेद होगा दिक धन गज है। मुझे लगता है कि जसत्व संधि आपको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अब इसके आगे जो संधि पढ़ेंगे वो है अनुस्वार संधि। तो ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। इन उदाहरणों को मैं अभी मिटा देता हूं, फिर अगली संधि शुरू करते हैं, अनुस्वार संधि। अगली संधि देखते हैं। अगला जो भेद है व्यंजन संधि का वो है अनुस्वार संधि। अब देखिए अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वो अनुस्वार है, वो अनुस्वार है। अर्थात ये सूत्र कहता है कि मकार के बाद में, मकार के बाद में क्या है, हल वर्ण। हल का मतलब है व्यंजन वर्ण। क्या है, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इस मकार को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। केवल हल वर्ण परे होने पर, यह नहीं कि स्वर वर्ण परे हो तो आप इसको अनुस्वार में परिवर्तित कर दें। केवल शर्त यह है कि मकार के बाद कोई भी यदि व्यंजन वर्ण आए तो इस मकार को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे सत्यम बद, हरिम बंदे। देखिए मकार अर्थात में हलंत है, उसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण परे होने पर इस मकार को आपको किस में परिवर्तित करना है, अनुस्वार में परिवर्तित करना है। जो अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे तो संधियुक्त पद जो बनेगा सत्यम बद। और ध्यान रखना अनुस्वार संधियुक्त जो उदाहरण है उनको मिलाया नहीं जाता, जबकि अलग अलग ही लिखा जाता है, पृथक पृथक ही लिखा जाता है। उसी प्रकार हरिम मंदे, इस में को अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे तो संधि युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा हरिम बंदे। अब देखिए अनुस्वार संधि युक्त जितने भी उदाहरण है उनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो केवल इस अनुस्वार को किसमें आपको परिवर्तित करना है, मकार में। जैसे देखिए एहेम पठामी। अब हम जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस मकार को किसमें, अनुस्वार को किसमें परिवर्तित करना है, मकार में परिवर्तित करना है केवल, और आपको कुछ भी नहीं करना। ये हो गया साहब इसका संधि विच्छेद। केवल अनुस्वार को मकार में परिवर्तित करेंगे और संधि युक्त करते समय इस मकार को केवल अनुस्वार में आपको परिवर्तित करना है। ऐसे ही त्वम पठसी, दो इसका संधि विच्छेद होगा त्वम पठसी। ये हो गई साहब आपके अनुस्वार संधि। आइए दोबारा देखते हैं। अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वो अनुस्वार है। अर्थात ये सूत्र ये कहता है कि मकार के बाद में, अर्थात मैं के बाद में मैं हलंत होगा, उसके बाद में कोई भी हल अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण आए, चाहे तो वो स्पर्श व्यंजन वर्ण हो, चाहे
अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो चाहे ऊष्म व्यंजन वर्ण हो, तो उनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इस मकार को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। केवल हल वर्ण परे होने पर, स्वर वर्ण परे होने पर तो उसका मकार ही रहता है। अब देखिए सत्यम धनवद, अब ये मकार है, मकार को हम किस में परिवर्तित करेंगे? अनुस्वार में। तो संधियुक्त जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? सत्यम वद। ऐसे ही अगला जो है, और ध्यान रखने योग्य बात है कि इस अनुस्वार संधियुक्त जितने भी उदाहरण हैं उनको मिलाकर नहीं लिखा जाता, जबकि पृथक पृथक लिखा जाता है। उसी प्रकार हरिम धन बंदे, तो इस मकार को किस में परिवर्तित करेंगे? अनुस्वार में। तो संधियुक्त जो पद बनेगा हरिम बंदे। ऐसे ही अहम पठामी, अब इस जब हम इन पदों का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, तो अनुस्वार को किस में परिवर्तित करेंगे? मकार में। तो संधि विच्छेद होगा अहम पठामी। ऐसे ही है त्वम पटसी, तो संधि विच्छेद होगा त्वम धन पटसी। अच्छा, तो ये अनुस्वार संधि आपकी समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अगली संधि जो है वो है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, इसका जो पहला जो सूत्र है वो है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अर्थात यह सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद यह वर्ण आए, अनुस्वार के बाद यह वर्ण आए, अर्थात यह प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, अतः ये कहता है कि अनुस्वार के बाद में यह वर्ण है शे है को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस अनुस्वार को यह वर्ण का पर सवर्ण, यह वर्ण के पर सवर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अम धन कहते हैं, अम धन कहते हैं। अब देखिए प्लस से पहले अनुस्वार है, उसके बाद में इन तीनों सकार और हकार को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आना चाहिए। तो पर जो वर्ण है ये पूर्व है और की पर वर्ण है। तो इस अनुस्वार को इस पर वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब जैसे ये जो अनुस्वार है, तो अनुस्वार को के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अमधन कहते हैं, तो के वर्ग का ये बाद में परवर्ण के है, प्लस के बाद का जो परवर्ण है वो के है। तो इस अनुस्वार को के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। यहां आपको पांचों वर्ग याद होने चाहिए, के, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, ई, टे,
ठे डे ढे ड़े, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में। ये आपको पांचों वर्ग याद होने चाहिए। अब देखिए आपको ये जो के वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ये है, नहीं है। जब हम इस अनुस्वार को इसमें परिवर्तित करेंगे, इस अनुस्वार को इसमें परिवर्तित करेंगे, तो देखिए अनुस्वार को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, इस णे में परिवर्तित कर दिया। बाद में क्या रहा, कहते हैं। तब जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो संदेह युक्त जो पद बनेगा वो बनेगा अंकितः। क्या बनेगा, अंकितः। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंकितः, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन सही जो होगा वो ये होगा, ये तो चलेगा और ये दौड़ेगा। तो ये आपके समझ में आया होगा। दोबारा देखिए, पर सवर्ण संधि जिसका सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अतः यह सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद यह वर्ण आए। यह वर्ण का मतलब है ये तीनों सकार और एक हकार को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण इस यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस अनुस्वार को पर वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे और शमधन चलह। अब देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में चे है, इन तीनों सकार और हकार को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण है। तो चे, ये जो चे है परवर्ण है, तो इस चे को, चे के अनुसार इस अनुस्वार को इस चे के पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब देखिए चेवर का पंचम वर्ण क्या है, ये है। तो इस अनुस्वार को किस में परिवर्तित करेंगे, इसमें, ये में, अर्थात चे वर्ग के पंचम वर्ण में। अब अनुस्वार को इसमें परिवर्तित कर दिया, बाद में चलहे शेष रहा। जब हम इनको संयुक्त करेंगे तो पद क्या बनेगा, चंचलह। क्या बनेगा, चंचलह। और देखिए शमधन धी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संधि जो पद है उसमें कौन सी संधि है, पर सवर्ण संधि। अब देखिए समधन धी, तो ये अनुस्वार है। बाद में आपको ये पर वर्ण देखना है, ये कौन से वर्ग का वर्ण है, ते वर्ग का। तो ते वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, तो इस अनुस्वार को ते वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा उसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब देखिए सन धन धी, जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो पद क्या बनेगा, संधि। इस प्रकार संधि पद बनता है। तो संधि पद में कौन सी संधि, पर सवर्ण संधि। संधि पद में कौन सी संधि है, पर सवर्ण संधि। और देखिए उदाहरण, श्याम धन ते, श्याम धन ते। तो ये अनुस्वार है, ते वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ने है, ते थे दे धे ने। तो इस अनुस्वार को हम ने में बदलेंगे, बाद में ते है, संयुक्त करके लिखेंगे तो संधि युक्त जो पद होगा वो बनेगा शांत है। और ध्यान रखना, जब हम ऐसे पदों का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो आधा व्यंजन वर्ण है उसको केवल आपको अनुस्वार में परिवर्तित करना है। मुझे लगता है कि ये पर सवर्ण संधि के जो उदाहरण है आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। यहाँ आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। कल आपका टेस्ट होगा, कल आपका टेस्ट होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।